नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक लड़की की जिसे उसकी अलग सोच और शक्तियों के कारण पागल समझकर अस्पताल में कैद कर दिया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो सच में पागल थी या समाज उसकी सच्चाई से डर गया था। कहानी की शुरुआत होती है जब जेनी हजारों लोगों के साथ मशहूर लेखक ग्यूगो के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। इसी दौरान जेनी को दौरे जैसा अटैक आने लगता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। घर लौटते लौटते वह डिनर के लिए देर से पहुंचती है और घर वालों से झूठ बोलती है कि वह अपनी सहेली के पास थी। उसके माता पिता उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसका भाई थियोफी समझ जाता है कि जेनी झूठ बोल रही है। माहौल बदलने के लिए वह आने वाली डिबेट का जिक्र करता है। जेनी अपने भाई से पूछती है कि क्या वह उसके साथ वहां जा सकती है, लेकिन उनके पिता साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी जगहों पर लेडीज का जाना ठीक नहीं। सोने से पहले जेनी बाथरूम में जाती है, जहां उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। इस बार वह किसी से बातें करने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी दादी आ जाती है, जो हमेशा की तरह उसे प्रार्थना के लिए बुलाने आई होती है। अगली सुबह थियोफी डिबेट के लिए निकलता है तो देखता है कि जेनी भी उसकी गाड़ी में बैठी है। पिता ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन जेनी बहस में नहीं, बल्कि शहर के किनारे जाना चाहती थी, जहां वह अकेले बैठकर किताब पढ़ सके और छुपकर सिगरेट पी सके। भाई को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपनी प्यारी बहन को मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद जेनी ताज़ा बेकरी से बनी रोटी खरीदती है और एक छोटे से कैनफे में बैठ जाती है। वहां वह सिगरेट पीते हुए कविता पढ़ रही होती है और पास की टेबल पर बैठे एक लड़के को देख रही होती है। वह अजनबी लड़का भी उससे नज़र मिला लेता है और बात शुरू करता है। बातचीत के दौरान वह जेनी को आत्माओं पर लिखी एक किताब देता है। किताब के पहले पन्ने पर वह अपना नाम और एक नोट लिख देता है। साथ ही प्रॉमिस लेता है कि जेनी उससे फिर मिलेगी और किताब वापस लौट आएगी। शाम को जेनी उस लड़के की दी हुई किताब पढ़ रही होती है। वह अपने भाई को उस अजनबी से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। थियोफी उसका सिर अपनी बहन की गोद में रखकर उसकी पढ़ी बातें ध्यान से सुनता है। अगले दिन पूरा परिवार पड़ोस के एक महल नुमा घर में जाता है, जहां थियोफी की मंगेतर रहती है। यह रिश्ता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जेनी ताना मार देती है और मंगेतर की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इससे परिवार में बड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर क्रिसमस आता है। जेनी और थियोफी मिलकर क्रिसमस ट्री सजाने के लिए ऊपर जाते हैं, ताकि वहां से सजावट का सामान निकाल सकें। तभी जेनी को फिर से दौरा पड़ जाता है। वह अपने भाई से कहती है कि अब उसे सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई तरह की आत्माएं दिखाई देने लगी हैं। जेनी अपने भाई को सब सच बता देती है और कहती है कि वह डरे नहीं, क्योंकि किताब में लिखा है कि उसके जैसी बहुत सी लड़कियां और भी हैं। बाद में जेनी अपनी दादी के कमरे में जाती है, उसके बाल संवारती है और उन्हें सुलाने की तैयारी करती है। लेकिन अचानक वह सब काम छोड़कर अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। वहां से उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है, जो उसकी दादी ने 40 साल पहले खो दिया था। जब दादी उससे पूछती है कि उसे इस लॉकेट के बारे में कैसे पता चला, तो जेनी बताती है कि इसके बारे में उसे उसके मर चुके दादाजी ने बताया है। सुबह जेनी अपनी माँ को जगाती है। माँ कहती है कि वे सब फिर से पड़ोसी हवेली जा रहे हैं और उसे वहां ठीक से बर्ताव करने और बदतमीजी न करने को कहती है। जेनी देखती है कि माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह समझती है कि यह सिर्फ उसके व्यवहार की चिंता में है। इसलिए वह माँ को गले लगाती है और निश्चिंत होकर तैयार हो जाती है। रास्ते में जेनी अपने पिता के पैरों के पास एक बड़ा बैग देखती है और समझ जाती है कि वे सिर्फ मेहमान बनने नहीं जा रहे। खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। तभी वह बगीचे में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को देखती है और सब समझ जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी सीधे मानसिक अस्पताल के दरवाजे पर रुकती है। असल में थियोफी ने अपनी बहन का राज पिता को बता दिया था और पिता उसे इलाज के लिए यहाँ लाए थे। जैसे ही वे पहुंचे, अस्पताल का स्टाफ जेनी को पकड़ लेता है। उसकी चीखों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थियो इतना व्याकुल हो गया कि उसे चक्कर आ गए और वह खुद को संभाल नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद पिता ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे तय हो गया कि जेनी का जबरदस्ती इलाज किया जाएगा। नर्स जेनेविव नए मरीज की अच्छे से जांच करती है और तुरंत कह देती है कि यहाँ अगर किसी ने आदेश नहीं माने तो उसे अकेली कोठरी में डाल दिया जाएगा। इसके बाद जेनी को डॉर्मेट्री में ले जाया जाता है। यह देख वह सदमे में आ जाती है। वहाँ दर्जनों महिलाएं थीं, जिनमें से कई अजीब और असामान्य बर्ताव कर रही थीं। वे सब मिलकर जेनी को छूने की कोशिश करती हैं। तभी उसकी मदद को आगे आती है लुइजा। वो भी एक मरीज होती है, जिसके दिमागी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन लगता था कि उसकी हालत असल बीमारी से नहीं, बल्कि इसी अस्पताल के इलाज और माहौल से बिगड़ी है। लुइजा लगातार बोलती रहती है। वह बताती है कि उसकी सगाई एक युवा डॉक्टर जूल से हो चुकी है और यह भी कि इस अस्पताल में हर साल अमीरों और अधिकारियों के लिए एक कॉस्ट्यूम बॉल को आयोजित किया जाता है। दोपहर के खाने पर लुइजा जेनी को बाकी मरीजों से मिलवाती है और हर एक के बारे में विस्तार से बताती है। पहली रात जेनी के लिए बहुत मुश्किल साबित होती है। वह लगभग सो ही नहीं पाती।
सुबह वह देखती है कि सीनियर नर्स लुइजा को कहीं ले जा रही है। उनकी बातों से साफ हो जाता है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। लुइजा को एक बड़े कमरे में लाया जाता है जहां दर्जनों डॉक्टर मौजूद थे। उनमें वही डॉक्टर जूल भी था जो मुस्कुराकर लुइजा को देखता है, लेकिन इस तरह कि बाकी लोग न समझ सके। अस्पताल का मुख्य डॉक्टर शार्को हिप्नोसिस का सेशन शुरू करता है। जब लुइजा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है तो वह आराम से उसके ऊपर से गुजर जाता है और कहता है कि अब अगली प्रक्रिया तक सब खत्म है। इसके बाद लुइजा को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहां होश आने पर उससे मिलने डॉक्टर जूल आता है। वह स्टाफ को बाहर भेज देता है और लड़की की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे कहता है कि बहुत जल्द होने वाले कॉस्ट्यूम बॉल में वह उससे शादी का प्रस्ताव करेगा। इसके बाद डॉक्टर जूल उसका शारीरिक शोषण करता है। एक खाली समय निकालकर जेनेविव अपने बूढ़े पिता से मिलने घर जाती है। वहां वह उनके साथ खाना खाती है और क्लिनिक की ताज़ा बातें बताती है। काम पर लौटकर जेनेविव नई मरीज जेनी से मिलने ऊपर जाती है। तभी जेनी उससे ऐसे बात करने लगती है जैसे वह अपनी मरी हुई बहन ब्लॉन्डिन की तरफ से बोल रही हो। जेनेविव गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने का आदेश देती है। डॉक्टर मरीजों की जांच करता है और जेनी के लिए बर्फ वाले ठंडे पानी की थेरेपी लिखता है। यह सजा जेनी को तोड़कर रख देती है। इस बीच थियो जेनेविव को ढूंढ लेता है और उससे जेनी की मदद करने की विनती करता है। वह मानता है कि उससे गलती हुई और पछतावा जताता है। वह नर्स से कहता है कि किसी तरह जेनी तक एक किताब पहुंचा दे। नर्स जेनी को किताब देने के लिए मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि जेनी उसकी मृत बहन ब्लॉन्डिन से उसे मिलाए और बातचीत कराए। एक रात जेनेविव जेनी को अपने ऑफिस ले आती है। काफी देर तक ब्लॉन्डिन से संपर्क नहीं होता, लेकिन अचानक उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताती है कि नर्स के पिता को घर की रसोई में दौरा पड़ा है। जेनेविव तुरंत घर भागती है और सचमुच अपने पिता को बीमार हालत में पाती है। जब पिता पूछते हैं कि उसे यह कैसे पता चला, जेनेविव सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उसे पागल कहकर डांटते हैं। इसी बीच एक और हिप्नोथेरेपी सेशन के बाद लुइजा का आधा शरीर सुन्न हो जाता है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। यह सब देखकर जेनी अब और चुप नहीं रह पाती। वह गुस्से में डॉक्टरों पर आरोप लगाती है और उनकी पोल खोल देती है। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर उसे पागल मरीज घोषित कर देते हैं और अंधेरी तंग कोठरी में भेज देते हैं, जहां सख्त स्वभाव की जाना का राज चलता है। खाना भी छोटे से खिड़की से अंदर धकेल दिया जाता है और रोशनी बहुत कम दिखाई देती है। यह सब ऐसा लगता है जैसे मरीजों की हिम्मत पूरी तरह तोड़ने के लिए ही किया जा रहा हो। एक दिन जाना उसकी मजाक उड़ाने आती है तो जेनी उससे कहती है कि वह उसकी मरी हुई माँ से बात करती है और उसके सारे राज जानती है। यह सुनकर जाना गुस्से में उसका गला दबा देती है और तभी छोड़ती है जब जेनी की सांसें लगभग रुकने वाली थी। उधर जेनेविव इन सब बातों को सोचकर बेचैन हो जाती है और चुपके से जेनी को संदेश भेजती है कि वह उसकी मदद करेगी, बस उसे थोड़ा और इंतजार करे। आखिरकार जेनेविव डॉक्टर शार्को को यह यकीन दिला देती है कि जेनी अब पूरी तरह टूट चुकी है और खतरा नहीं रही। डॉक्टर उसे फिर से बाकी मरीजों के बीच भेजने की अनुमति दे देता है। जब जेनी वापस आती है तो देखती है कि लुइजा अब व्हील चेयर पर बैठी है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती। वह अब भी अपने सपनों और आने वाली शादी पर भरोसा करती है और खुशहाल भविष्य की उम्मीद रखती है। रात में जेनी को वह चुपके से दी गई चिट्ठी पढ़ने का मौका मिलता है जो जेनेविव ने उसे कमरे में भेजने से पहले थमाई थी। उसी तरह एक नृत्य समारोह का गुप्त निमंत्रण थियो को भी मिलता है। आखिरकार वो रात आ जाती है। क्लिनिक में अमीर लोग आते हैं जिन्हें पागल खाने की मरीज औरतों के साथ खेल तमाशा करना मजेदार लगता है। थियो भी वहां पहुंचता है और तुरंत अपनी बहन जेनी को ढूंढकर उसे नाचने के लिए बुलाता है, लेकिन जाना उनकी हर हरकत पर नजर रखती रहती है। उसे शक होता है कि वे जेनेविव के साथ मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। समारोह शुरू होता है। कुछ मेहमान इन औरतों का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें शराब पिलाते हैं और कानों में फुसफुसाकर बहकाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेनेविव जेनी और थियो को चुपके से अपने कमरे में ले जाती है। वहां वह जेनी को आम औरतों जैसे कपड़े पहनाती है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उधर जूल्स भी मौके का फायदा उठाता है। वह लुइजा को उसके व्हील चेयर सहित एक सुनसान कमरे में ले जाता है। वह लुइजा से कहता है कि अब उनका शादी का रस्म पूरा होगा। यह जानते हुए भी कि लकवाग्रस्त लड़की उसका विरोध नहीं कर सकती, वह उसे मेज पर गिरा देता है और अपने लंबे समय से छिपे गंदे इरादों को पूरा करना शुरू कर देता है। उसी समय एक बूढ़ी मरीज जो पिछले 25 सालों से क्लिनिक में कैद थी, वो कमरे में अचानक घुस आती है और तभी वह देख लेती है कि जूल्स क्या कर रहा है। उस बूढ़ी औरत ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर जूल्स को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके शरीर के सबसे अहम हिस्से हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसी बीच जाना को पता चल गया कि मरीज और उसका भाई गायब हैं और वह उन्हें ढूंढने भागी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने शोर मचाया।
लेकिन जेनेविव ने हिम्मत दिखाई और जेनी व थियो को बाहर गेट तक पहुंचा दिया जहां उनका गाड़ी रुकी हुई थी। लेकिन जेनेविव ने भागने से इनकार कर दिया और वहीं क्लिनिक के अंदर रह गई। 1 साल बाद जेनी अपनी दोस्त को पत्र लिखती है। वह बताती है कि अब वह आज़ाद और खुश है, सबसे दूर रहती है और अपनी खास ताकतों को छुपाती नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने में करती है जिन्हें ज़रूरत होती है। उधर जेनेविव उसी पत्र को मुस्कुराते हुए पढ़ती है, लेकिन अब वह क्लिनिक के बगीचे की बेंच पर बैठी है, लेकिन पहले जैसी नर्स बनकर नहीं, बल्कि अब खुद एक मरीज बन चुकी है। यही थी जेनी की आज़ादी की असली कीमत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की आज़ादी और भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। जब इंसान को अपनी पहचान और सपनों को जीने का मौका नहीं मिलता, तो उसका जीवन एक कैद जैसा हो जाता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान अलग होता है और उसकी तकलीफ या सोच को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे समझना और सहारा देना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें।